हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे थे अपने चैप्टर का। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या समझा है। हमने फॉर्मेशन ऑफ डीएनए समझा यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझा, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो डीएनए की पैकेजिंग है कुछ ऐसे। डीएनए जो है, डीएनए के साथ ऐड होते हैं यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और ऐसे ही हिस्टोन प्रोटीन की एक चेन बनती है जिसे न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। अब न्यूक्लियोसोम की एक जो चेन है उसके हम क्रोमैटिन फाइबर कह रहे हैं। और क्रोमैटिन फाइबर अरेंज होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। हमें यही चीजें क्या करनी है, यहाँ पे समझनी है। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि नोट्स अपने सामने रखने हैं, ठीक है। जो चीजें हमने डिस्कस की, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी थी, टर्म्स हमारे पास कौन कौन से आए थे। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या आपने समझा, कितने टाइप की हिस्टोन प्रोटीन हमने यहाँ पे देखी है, ये सारी चीजें डिस्कस की होंगी। तो आपको अपना जो यहाँ पे नोट्स है वो देखने हैं। अब रिवीजन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम चीजें आप रिकॉल करें, आप समझें यहाँ पर। और जहाँ पर आपको डिफिकल्टी है, जहाँ पे कंफ्यूजन है, वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। आपने कहा डीएनए in prokaryote is arranged as a large loop in the nucleoid region, wherein the negatively charged DNA is firmly held by a positively charged protein। तो आपने कहा जो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जो प्रिमिटिव हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ऐसे जीवों में जो डीएनए है वो एक लार्ज लूप के रूप में अरेंज रहता है न्यूक्लियोइड रीजन में, एक थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर में। जैसे बैक्टीरियल सेल जब आपने देखी होगी, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल आती है और हमने कहा ये बैक्टीरिया का क्या है, क्रोमोसोम है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये दोनों जो है, आपने कहा ये क्या है, यहाँ पे सर्कुलर क्रोमोसोम है, ठीक है। डबल सर्कुलर क्रोमोसोम यहाँ पर आता है। और एक सिंगल क्रोमोसोम की हम बात करते हैं। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इस एरिया को जहाँ पर ये क्रोमोसोम है, इसे न्यूक्लियोइड यहाँ पर कहते हैं। तो हमने कहा जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के में क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ ऐसे कह सकते हैं जैसे कि प्रोटीन जो है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो छोटी छोटी गोलियां हैं और उन पे प्रोटीन को लपेटा गया है। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर क्या होती है, आपने कहा नेगेटिवली चार्ज डीएनए फैमिली हेल्ड बाय अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। DNA in prokaryote is observed as a complex organization of DNA। आपने कहा DNA in prokaryote में अगर हम DNA देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया है एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स को, जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें डीएनए जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही अरेंज होता है। डीएनए इज बाउंड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर। जो हिस्टोन ऑक्टोमर है उसके चारों तरफ जो डीएनए है वो क्या होता है, रैप्ड होता है। यूनिट ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। इंपॉर्टेंट है, देखो। डीएनए इज बाउंड अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन ऑक्टोमर जो है अ यूनिट ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन जो बनता है वो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। जब हिस्टोन प्लस डीएनए हम देखते हैं, यानी कि जब हिस्टोन पे डीएनए लपेटा जाता है तो उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। देखो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, न्यूक्लियोइड्स होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोसोम होता है, ठीक है। क्रोमोसोम होता है, क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिड होता है। तो एक जैसे जो बहुत सारे टर्म्स आते हैं उनमें में समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो जब यहाँ पर डीएनए प्लस हिस्टोन को हमने क्या कहा है, न्यूक्लियोसोम कहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो तो न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है, डीएनए प्लस हिस्टोन क्या है, न्यूक्लियोसोम है। अब आओ आगे। Positively charged protein in the form of histone are observed that are rich in basic amino acid। आपने कहा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन जो है, जो हिस्टोन है, उसे ऑब्जर्व किया गया है। इसमें रिच होता है, ये किसमें है, जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं जैसे लाइसिन एंड अर्जिनिन। इसमें जो यहाँ पे अमाइनो एसिड पाए जाते हैं वो कौन से हैं, लाइसिन और अर्जिनिन है। ये जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है,
कि जो आपके हिस्टोन प्रोटीन है उसमें कौन सा अमीनो एसिड पाए जाते हैं। दे आर ऑफ 5 टाइप्स, ये 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 and H4. The histone octamer has 2 molecules of 4 histone protein vital in gene regulation. देखो अब पढ़ो, यहाँ पर आपकी स्लाइड में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उन्हें एक बार पढ़ो और जहां पर कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। आपने कहा पैकेजिंग डीएनए हेलिक्स। सबसे पहले कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियोइड क्षेत्र में एक बड़े लूप के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसमें नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए डीएनए को सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन द्वारा मजबूती से पकड़ लिया जाता है। ये बात हो रही है प्रोकैरियोट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट के बारे में, ठीक है। ये प्रोकैरियोट नहीं है, ये है यूकैरियोट्स। देखो तो क्या पढ़ा हमने, यूकैरियोट्स में डीएनए को गुणसूत्रों में डीएनए आपने कहा कि डीएनए को गुणसूत्रों में डीएनए के एक जटिल संगठन के रूप में देखा जाता है। न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए डीएनए को हिस्टोन ऑक्टोमर 8 हिस्टोन अणु वाली एक इकाई के मूल के चारों ओर लपेटा जाता है। अच्छा ये सब हम नहीं करते, ठीक है। लपेटा जाता है का मतलब ये नहीं है कि हम इसे लपेटते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद होती है। लास्ट जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ है उसमें क्या बोला गया, हिस्टोन के रूप में सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए प्रोटीन देखे गए हैं जो बुनियादी यानी कि जो क्या है, ये बेस की बात कर रहा है, ठीक है, ये बुनियादी नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमने क्या बात की थी, बेसिक अमाइनो एसिड की बात हमने की थी, तो ये क्षार की बात कर रहा है, ठीक है, ये क्षार की बात कर रहा है। तो आपने कहा कि जो यहाँ पे अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन से भरपूर है, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन, हिस्टोन, H1, H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन ऑक्टोमर में जीन विनिमय में महत्वपूर्ण 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 अणु होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास ये है डीएनए प्लस हिस्टोन को न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। अब न्यूक्लियोसोम एक लंबी, आपने कहा ये एक चेन जैसे बना रहा है जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर कह रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोसोम में क्या डिफरेंस है, डीएनए अच्छा ये है डीएनए फॉर एग्जांपल, ठीक है, या ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके चारों तरफ आपने कहा डीएनए आपने लपेट दिया है। तो जब हम एक हिस्टोन की बात कर रहे हैं, जैसे हम इतने पोर्शन की बात करें तो न्यूक्लियोसोम है, ऐसे ही बहुत लंबी चेन बन जाती है। अब इस पूरी चेन को हम क्या कह रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर कह रहे हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन फाइबर मिल करके क्या बनाते हैं, एट लास्ट क्रोमोसोम बनाता है। तो क्रोमोसोम में सिर्फ आपने कहा क्रोमैटिन जो हिस्टोन है और जो यहाँ पे डीएनए है सिर्फ वो नहीं होता है, बल्कि आपने कहा देखो ये तो है डीएनए, ठीक है, डीएनए जो है इसमें क्या होगा, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होगा, 4 ही लगाते हैं। और इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटीन भी यहाँ पर पाई जाती है। तो क्या क्या चीजें हमारे पास आती हैं, हमारे पास आया डीएनए, एक क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए, हमारे पास आती है हिस्टोन प्रोटीन और हमारे पास आती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। 3 चीजें हमारे पास यहाँ पर आती हैं। तो चलो पैकेजिंग एक बार आप लोग अपने नोट्स भी देखने हैं और समझना है चीजों को, ठीक है। रीड करने का मतलब क्या होता है कि खुद को समझना है, रिकॉल करना है चीजों को। चलिए अब ये तो है पैकेजिंग डीएनए की, कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के रूप में कैसे आता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हमने बोला है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम। आपने कहा न्यूक्लियोसोम इज अ repeating unit in the chromatin preventing DNA from tangling containing a nearly 200 base pair of DNA. The further packaging of chromatin is facilitated by a NHC non-histone chromosomal protein. अब है 2 टर्म आते हैं, यूक्रोमैटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एरियाज। यहाँ पे क्या होता है, ये एक्टिव एरियाज होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए बने होते हैं, डीएनए से यहाँ पे आरएनए बनेगा। whereas a chromatin is loosely packed and they take up the light chain, और लाइट चेन होते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एरियाज होते हैं यहाँ पे,
इनएक्टिव एरियाज होंगे, whereas a chromatin is densely packed, बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, टेक्स अप द डार्क स्टेन, और डार्क स्टेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दो एरिया हमने यहाँ पर देखे हैं। तो क्या चीजें समझी है? न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन में एक दोहराई जाने वाली इकाई है जो डीएनए को उलझने से रोकती है, जिसमें लगभग 2200 बेस पेयर डीएनए होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोसोम है, समझो चीजों को, देखो इसकी बात हो रही है, किसकी? इसकी बात हो रही है। ये न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम है। आपने कहा न्यूक्लियोसोम जब जितना पोर्शन डीएनए का जो यहाँ पे हिस्टोन के चारों तरफ लपेटने में जाता है, उसमें कितने होते हैं? 200 बेस पेयर्स होते हैं। अब आप लगा सकते हैं कि कितना लंबा जो थ्रेड है वो यहाँ पर हिस्टोन के चारों ओर यहाँ पे लपेटा जाता है। ठीक है, फिर दो टर्म हमने समझे। हमने कहा क्रोमैटिन के आगे की पैकेजिंग जो होता है वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन द्वारा सुगम की जाती है। यूक्रोमैटिन के अंदर ट्रांसक्रिप्शनल रूप से सक्रिय क्षेत्र होते हैं, जिसमें क्रोमैटिन शिथिल रूप से पैक होते हैं और वे हल्के दाग लेते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन में आपने कहा ट्रांसक्रिप्शनल रूप से निष्क्रिय क्षेत्र होते हैं, जिसमें क्रोमैटिन सघन रूप से पैक होते हैं और गहरे दाग को अपने ऊपर लेते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखें, यूक्रोमैटिन है, हेटेरोक्रोमैटिन का मतलब। ठीक है, यूक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शनली ये एक्टिव होंगे, हेटेरोक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। आगे बढ़ो। अब आते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है उसी को पॉइंट वाइज बना करके डीएनए के फीचर्स आपको बताए गए हैं। एक एक करके जब आप समझेंगे तो वो सारी वही चीजें होंगी जो आपने पहले डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ी है। तो क्या है? आपने कहा डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए क्या है? एक बहुत लंबा क्या है या पॉलीमर है, किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसा है? डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है, इट मीन्स उसमें एक ऑक्सीजन नहीं थी। कहाँ पे नहीं थी? कार्बन नंबर 2। डीएनए की लंबी चेन एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। पॉलीमर का मतलब होता है कि जब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे यूनिट मिल करके एक चेन बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर कहेंगे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज डीएनए। इट इज मेड अप ऑफ अ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। बना होता है या नहीं बना होता? देखो, एक चेन तो ये है, एक चेन तो ये है, और दूसरी चेन ये है। यही तो हमने पढ़ा है यहाँ पे डीएनए के स्ट्रक्चर में। ठीक है, where the backbone is constituted by a sugar phosphate and a base project inside। आपने कहा ये जो ये वाली जो बैकबोन है, ये वाली ये बनी होती है किससे? शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। ये जो बैकबोन है ये शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। बीच में जो है वहां पर आपके आते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये तो बीच में नाइट्रोजनस बेस है और जो बैकबोन बनी है वो शुगर एंड फॉस्फेट की बनी होती है। अब कैसे बनी होती है एक बार आप अगर बना करके देखें, देखो कैसे होता है। ठीक है, दूसरा है चलिए यहाँ पे सिर्फ 2 आए हैं, यहाँ पे बना के देखते हैं। एक लंबी चेन, एक ये है, एक ये है, ये न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास अलग अलग न्यूक्लियोटाइड आए हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनती है? कुछ ऐसे बनती है, ऐसे। तो एक्चुअली में बैकबोन क्या है? बैकबोन यही तो है, ऐसे ऐसे, यही तो बैकबोन है। और बैकबोन किससे बनी है? पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। तो ये बैकबोन बनी होती है। अब हमने कहा कि यहाँ पर देखो, ये तो बन गया है। अब इसके सामने एक चेन बननी है जिसमें कि एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस से यहाँ पे जुड़ा हुआ ऐसे। अब कहीं पे डबल बॉन्ड है तो कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
बस यही चीज बताई गई है कि बैकबोन ये है और बीच में आपके क्या आते हैं, नाइट्रोजनस बेस आते हैं। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट है, टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी दैट इज 5' to 3' फॉर 3' to 5'। एंटी पोलैरिटी होती है, ये भी आपको बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखो दो चेन बनानी है, पहली चेन हमने ये बनाई, ये एंटी पैरेलल कैसे है वो समझेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे अटैच है, ये तो हमने अभी बात कर ली है। सबसे पहले देखो ये जो पहला जो यहाँ पे पेंटोस शुगर है, अच्छा यहाँ पर पहला जो पेंटोस शुगर है वो फ्री कौन सा है, फ्री मतलब जो किसी से अटैच नहीं है, जो किसी से भी अटैच नहीं है। तो कार्बन नंबर जो है अगर उसकी नंबरिंग हम करें तो यह है 1 2 3 4 एंड 5, और ये सबके लिए सेम होगा, सबके लिए सेम होगा ये कार्बन की नंबरिंग। अब देखो ध्यान से देखो, पहला जो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आता है उसका कौन सा पोर्शन फ्री है, जो फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पे लगा है कार्बन नंबर 5 पे। देखो कार्बन नंबर 1 पे तो क्या लगा है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लगा हुआ है। तो कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है क्या वो फ्री है, तो क्या मैं इसे 5' एंड कह सकती हूँ, इसको मैं 5' एंड कह सकती हूँ। अब लास्ट आ जाओ, लास्ट पे अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लूँ तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर देखो लास्ट का जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो तो यहाँ पे अटैच है, ठीक है, वो फ्री नहीं है। फ्री कौन सा है यहाँ पर, फ्री कौन सा होगा, देखो यहाँ पर जो अटैच हो रहे हैं वो यहाँ पे जो आपने का जो बाइंड कर रहे हैं वो दो जगह से कर रहे हैं, तो कार्बन नंबर 5 से कर रहे हैं या कार्बन नंबर 3 से कर रहे हैं। लास्ट का कौन सा यहाँ पे कार्बन फ्री है, तो आपने कहा कार्बन नंबर 3 है, क्या मैं इसको 3' लिख लूँ, 5' 3' का मतलब क्या होता है कि इसका जो यहाँ पे पांचवा कार्बन है वो फ्री है और इसका जो तीसरा कार्बन है वो यहाँ पे फ्री होता है, ठीक है। अब हमने कहा इस चेन को एक दूसरी जो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके साथ उसको क्या करना है, यहाँ पे बाइंड होना है, ठीक है। अब देखो सोचो अगर हम सेम ऐसा ही बना दे जैसा ये है, ये जिसमें हमने बोला यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। नाइट्रोजनस बेस यानी कि आपने कहा कि जो नाइट्रोजनस बेस है एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ेगा, तो इस केस में क्या होगा, इसको जुड़ना चाहिए था यहाँ इससे, लेकिन इसके सामने क्या है, फॉस्फेट ग्रुप आया है। तो इस कंडीशन में अब हम क्या कर देंगे, इसको ये जो ऐसा है इसको जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के लिए हमें नाइट्रोजनस बेस यहाँ आ जाएगा और फॉस्फेट ग्रुप हमारा यहाँ आ जाएगा, ऐसा होगा। देखो कैसे होगा, समझो चीजें होगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ बनता है, ये ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसका कार्बन नंबर 1 कहाँ पर है वो देखो, ठीक है, ये था, हमने इसको जस्ट ऐसे उल्टा कर दिया। इसको जब आपने ऐसे घुमाया तो कार्बन नंबर 1 कहाँ आ गया, इधर आएगा या नहीं आएगा, ध्यान से देखो, ये ऐसे था, ये ऐसे है, ठीक है, आपने इसको जस्ट ऐसे घुमा दिया, उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर आपने कहा कार्बन नंबर 1 यहाँ पर आया, ठीक है, आएगा यहाँ पे कार्बन नंबर 1, और कार्बन नंबर 1 यहाँ पर आया है तो आपने कहा कि जो नाइट्रोजन है वो इसके सामने आएगा, ठीक है। कार्बन नंबर 1 यहाँ पे आया है तो कार्बन नंबर 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगेगा। तो चलो अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप लगा ले और इसमें नाइट्रोजन लगा ले, सब ऊपर नीचे हो गए, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन आना चाहिए।
चलो नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, ठीक है। और ये हमारा ठीक है। ठीक है, अब ये कैसे अटैच होंगे? कार्बन नंबर 3 किससे होगा? इससे होगा। कार्बन नंबर 3 किससे होगा? इससे होगा। कार्बन नंबर 3 किससे होगा? इससे होगा। अब देखो दूसरी चेन में देख रहा हूँ, इस चेन का कौन सा एंड फ्री है? देखो कार्बन नंबर 5 पे तो ये लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 को देखोगे तो ये फ्री है, तो हमने कहा ये क्या होगा? 3 डैश होगा। लास्ट को देखो कि कौन सा कार्बन नंबर फ्री है। कार्बन नंबर 3 फ्री तो नहीं है, कौन सा है? कार्बन नंबर 5 फ्री है, तो ये 5 डैश होगा। अब बताओ यहाँ पे एंटी पैरेलल हो गए हैं, 5 डैश टू 3 डैश और 3 डैश टू 5 डैश हमारे पास आया है या नहीं आया है? यही तो हमारे पास आया था, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या आता है, ऐसे ही हमारे पास सीक्वेंस आता है। यहाँ पर कहीं पे डबल बॉन्ड, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है वो एक दूसरे से यहाँ पर अटैच होती है। ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे कैसे होता है ये पॉइंट क्लियर है? टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी दैट इज 5 डैश टू 3 डैश फॉर वन, 3 डैश टू 5 डैश फॉर अनदर। अगर एक आपने कहा अगर एक 5 डैश टू 3 डैश है, एक चेन अगर 5 डैश टू, बोला गया कि अगर एक क्या होगा, एक चेन अगर 5 डैश टू 3 डैश है तो दूसरी चेन आपने कहा 3 डैश टू 5 डैश होनी चाहिए। ये आपको ये पॉइंट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है द बेसेस इन टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये जो नाइट्रोजनस बेस है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, फॉर्मिंग अ बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। तो आपने कहा कि जो एडेनिन एंड थाइमिन है उसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो हमने बात कर ली थी। ग्वानिन बॉन्ड विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो यहाँ पे आपने कहा ग्वानिन एंड साइटोसिन होगा, उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ड्यू टू दिस प्यूरिन ऑलवेज कम अपोजिट टू अ पिरिमिडिन। तो सो प्यूरिन और पिरिमिडिन हमेशा एक दूसरे से क्या होंगे? अटैच होंगे। दिस फॉर्म अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टैंड। और ये क्या करता है? दो स्टैंड के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस को बनाए रखते हैं। The two chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3 nm nanometer, and there are roughly 2 base pair in each turn. 10 बेस पेयर, ठीक है। तो एक टर्न में क्या होता है? 10 बेस पेयर होते हैं। अच्छा, एक टर्न जो होता है वो कितना होता है? यहाँ से ले करके यहाँ तक का एक टर्न होता है, जिसमें कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। 5 ये होंगे और 5 ये होंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज मैंने डिस्कस की थी। इनके बीच में आपने कहा था पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। देयर आर रफली 10 base pair in each turn. Due to this, the distance between the base pair in a helix is about 0.34 nanometer, ठीक है। The plane of one base pair stalk over the other is double helix. This confirms a stability to the helical structure in addition to H bond, ठीक है। चलो चलो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आप यहाँ पर इसको रीड कर लेंगे। ये आपका जो ये पॉइंट्स आए हैं सेम पॉइंट है, बट हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके दिए गए हैं। तो चलिए एक बार आप सारे पॉइंट्स को पढ़ भी लेंगे और रिवाइज अच्छे से कर लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा वो कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो बताते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो सारे जो प्रिंसिपल है एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे। ये तो आपका थ्योरेटिकल भी है, लेकिन कुछ टर्म्स आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है, जो किया गया है, वो आप लोग एक बार करके देख करके लेके आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।